Hello everybody, good morning, Sarvada Namaskar. Once again I am here to teach you something special. Are you ready? Say yes, no? Yes, very good. In today's video, I am going to teach you preposition from parts of speech. जैसा आपको पढ़ाया गया था पहले क्लास में, ग्रामर के पहले क्लास में, parts of speech कितने होते हैं my dear? 8 kinds of parts of speech are there in the English grammar. और उस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से आज पढ़ना है आपको प्रीपोजिशन। क्या पढ़ना है? प्रीपोजिशन। उसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज रनिंग इनसाइड माय माइंड, दैट आपको जितना भी ग्रामर पढ़ाया गया है आपने वो सारा पढ़ा, उसका नोट कॉपी तैयार हुई, उसका फेयर कॉपी तैयार हुआ, जो भी पढ़ाया गया उसका प्रैक्टिस किए हैं आप? बोलिए। नहीं? हाँ? ठीक। आप हाँ कहें या ना कहें पता तो नहीं चल पाता है अभी, पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो आपकी ईमानदारी पर डिपेंडेंट है कि आप जिसको जितना पढ़ाया गया है उस पर आप कितना काम किए हैं, वो आपकी ईमानदारी को बताता है। अगर आपने काम नहीं किया है तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा व्हाट यू हैव मिस्ड, आपने क्या बर्बाद किया, क्या खोया, ये बाद में पता चलेगा। आज की इस क्लास में प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, और प्रीपोजिशन माय डियर इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। कब? जब आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तब। क्लियर? कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जहां माय डियर प्रीपोजिशन से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एसएससी की बात कर लीजिए, बैंकिंग की बात कर लीजिए, रेलवेज की बात कर लीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लीजिए, वहाँ 15 से 20 मार्क्स का प्रीपोजिशन आता है, और वो प्रीपोजिशन आपको पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है अगर आपने अच्छे से इसको नहीं पढ़ा है तब। आज के इस क्लास में आपको बेसिक प्रीपोजिशन से लेकर एडवांस प्रीपोजिशन तक पढ़ाया जाए। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, रेडी कीजिए। अगर आप अभी पढ़ने के मूड में नहीं है तो प्लीज़ मोबाइल को ऑफ कीजिए और एक मूड बनाइए। मूड बनाइए, समझते हैं ना? मूड बनाना मतलब किसी काम से या किसी बात से लोग डिस्टर्ब होते हैं, और डिस्टर्ब करने के बाद ठीक पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, और फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपना मूड को क्रिएट कीजिए, मूड बनाइए, कुछ गाना वाना सुनिए, कुछ मूवी देखिए, कुछ एंजॉय कीजिए कुछ पल, और जब मूड एकदम फ्रेश हो जाए फिर आप मोबाइल लेकर बैठे और वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करें। ठीक है? चलते हैं। प्रीपोजिशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन और नेम इटसेल्फ। प्रीपोजिशन और इसका खुद का नाम ये बताता है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के पहले आकर, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन या दूसरे प्रोनाउन से बताता है। बात समझ रहे हैं? पहला नाउन का या दूसरा नाउन का रिलेशन, पहला नाउन का रिलेशन दूसरे से या दूसरा नाउन का रिलेशन पहले से, ये बताना है इसका काम है। रिलेशन बताना काम है इसका, पोजीशन बताना काम है। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? फिर से बताते हैं। इंग्लिश के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इन इंग्लिश प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन to show its relation with another word of the sentence। ये डेफिनेशन आपको लिखने भी है, मैं बोर्ड पे नहीं लिखने वाला, I'm telling you, आप सुन के ही इसको लिखेंगे कॉपी। ओके? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? एग्जाम्पल के देखो, या एग्जाम्पल है द बॉल इज on the table, sorry,
ऑन द टेबल। ये सेंटेंस आपको दिख रहा है एक साथ, ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालेंगे, जो आप 8 काइंड जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो निकालेंगे। सबसे पहले है द, मतलब ये है आपका आर्टिकल, क्लियर। ये है बॉल, मतलब किसी वस्तु का नाम है, मतलब नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है। ऑन अभी तक पढ़े हैं। द फिर से आर्टिकल है, और टेबल फिर से किसी वस्तु का नाम है, मतलब नाउन है। अब ये जो वर्ड है सिंगल, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तब इसकी जांच पड़ताल करते हैं ये है क्या। ग्रामर की भाषा में, पार्ट्स ऑफ स्पीच की भाषा में ये क्या है। वैसे तो इसको ऑन कहते हैं और मतलब होता है पर, लेकिन हमको इसका मीनिंग नहीं जानना है, इसका रिलेशन क्या है। यहाँ पे ग्रामर की भाषा में इस ऑन को क्या कहते हैं ये जानना है। तो जानते हैं, आपने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ा कि प्रीपोजिशन किसी नाउन और किसी प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है। आपने यहाँ देखा नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल है, मतलब ये प्रीपोजिशन नहीं है, दूसरे नाउन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपने देखा नाउन है, ठीक है, और नाउन के पहले फिर आर्टिकल है, और आर्टिकल के पहले ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये क्या कर रहा है, पोजीशन बता रहा है, किसकी, बॉल की। ये ऑन पोजीशन बता रहा है, किसकी बता रहा है, बॉल की। बॉल की पोजीशन क्या है कि वो टेबल पर है, ठीक है। किसी नाउन और किसी प्रोनाउन का काम ही होता है उसकी पोजीशन को बताना, बस हो गया। प्रीपोजिशन का काम ही होता है किसी नाउन और किसी प्रोनाउन की पोजीशन, स्थान को बताना, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है पोजीशन मतलब स्थान। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लें कि मान लो यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, हमने ऐसे ही बना लिया है, बहुत अच्छा नहीं बना, हमने बना लिया, ये टेबल है समझ लीजिए, और इस टेबल पर एक बॉल रखी है, टेबल के ऊपर एक बॉल रखी है। अब आपको एक सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए, हिंदी में बनाने के लिए कहा जाए तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बॉल कहाँ है, टेबल पर। टेबल पर मतलब ये ऑन हो गया, ऑन द टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे देखिए, द बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है। और यही बॉल को हम इसके नीचे डाल दें, टेबल के नीचे डाल दें, तो क्या बनेगा, द बॉल इज अंडर द टेबल। क्लियर। किसी बॉल को यहाँ पे डाल दे तो क्या बनेगा, बॉल टेबल के बगल में, द बॉल इज बिसाइड द टेबल, ठीक है। इसी बॉल को हम यहाँ रख दें जो टेबल के पीछे हो गया, बात समझ रहे हैं। तो यही सेंटेंस क्या बनेगा, इज बिहाइंड द टेबल। क्लियर हो रहा है, मतलब आप जो ये 4 सेंटेंस देख रहे हैं, चारों सेंटेंस में इस बॉल के पोजीशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। हर सेंटेंस में नाउन एक ही है, नाउन एक ही है, बॉल एक ही है, टेबल एक ही है, बस बॉल की पोजीशन को बदल दिया गया। और पोजीशन को जैसे ही बदले, हमने यहाँ पे देखा कि ये सारा बदल गया। क्लियर हो रहा है, मतलब इससे बात ये पता चलती है कि प्रीपोजिशन किसी नाउन की पोजीशन बताता है, किसी नाउन की दशा बताती है कि वो कहाँ है। मैं अभी कहाँ हूँ, मैं एक नाउन हूँ, प्रोनाउन हूँ, और मैं कहाँ हूँ, मैं एक रूम के अंदर हूँ। पोजीशन मेरी ये है कि मैं एक रूम के अंदर हूँ। ये पेन है मेरे, ये पेन कहाँ है, मेरे हाथों में है। इस पेन की पोजीशन क्या है कि वो हाथ में है। क्लियर हो रहा है, प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है पोजीशन बताना, और ये पोजीशन बताता है हमेशा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रीपोजिशन की बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि प्रीपोजिशन हमेशा किसी नाउन और किसी प्रोनाउन के पहले आता है, बताता है कि पहले आता है। लेकिन माय डियर, ये भी बात बता दें, एडवांस प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि प्रीपोजिशन सेंटेंस के स्टार्ट में भी आता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आता है, सेंटेंस के मिड में भी आता है। 3 पोजीशन होते हैं इसमें। क्या होते हैं, एक प्रीपोजिशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, और सेंटेंस के मिड में भी आता है। तो जरूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन पहले ही आ जाए। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। अब इसको आप समझ लिए कि प्रीपोजिशन एक्चुअली होता क्या है, समझ गए प्रीपोजिशन क्या होता है, ये बात समझ गए, समझ गए ना।
एग्जाम्पल्स के साथ आप तो समझ गए प्रीपोजिशन क्या है और इसका क्या काम। अब आते हैं तो पढ़ेंगे इसके काइंड्स को। क्लियर है? आपके बेसिक ग्रामर में प्रीपोजिशन का काइंड नहीं पढ़ाता है, लेकिन एडवांस ग्रामर में जब जाते हैं माय डियर तो प्रीपोजिशन का काइंड भी पढ़ना है। एडवांस लेवल पढ़ते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से एक बात बता दें, मैंने जैसे आपको बताया था कि एक प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस के लास्ट में भी स्टार्ट होता है, मिड में भी आता है, लास्ट में भी आता है। वो एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसमें लिखेंगे दिस बुक इज सॉरी दिस इज अ बुक ऑफ पोम। दिस इज अ बुक ऑफ पोम। ये आप देख लीजिए, कोई प्रोनाउन है, ये आप हेल्पिंग वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है, ये भी नाउन है। बच गया कौन सा? ऑफ। अब इस ऑफ को हम कैसे मान लें कि एक प्रीपोजिशन है? चलेंगे डेफिनेशन में, तो बताया कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन और किसी प्रोनाउन के पहले आता है, किसी नाउन और किसी प्रोनाउन के पहले आता है, और उसका रिलेशन वर्ड की सेंटेंस के किसी और वर्ड से बताता है, या फिर उस नाउन का या फिर उस प्रोनाउन का पोजीशन बताता है। किसका पोजीशन बताता है? नाउन या प्रोनाउन का। तो अब यहाँ देख लीजिए, ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है, और ये आपका प्रोनाउन है। क्लियर हो रहा है? तब ये जो ऑफ है, ये किसकी बात कर रही है? दिस बुक ऑफ होम। ठीक है, ये नाउन है, और नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाले शब्द को कहते हैं प्रीपोजिशन। क्लियर? अब आपने देख लिया कि ये जो प्रीपोजिशन है सेंटेंस के मिड में आता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, सी लाइक्स बीइंग लुक्ड एट। ये प्रोनाउन है, ये मेन वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। क्लियर? अब ये आ गया, ये एट मतलब होता है पर। ठीक है, एट मतलब पर। अब ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, आपने देखा कि ये प्रीपोजिशन है और ये सेंटेंस के लास्ट में आता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ऑन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है ऑन विच फ्लाइट। ऑन विच फ्लाइट, इस फ्लाइट को, इस फ्लाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रही है, और ये भी आपका प्रीपोजिशन है जो सेंटेंस है में स्टार्ट हो रहा है। तो आपने देख लिया कि एक प्रीपोजिशन सेंटेंस के मिड में कैसे आता है, लास्ट में कैसे आता है, स्टार्टिंग में कैसे आता है। इसके बाद काइंड की बात करते हैं। Let us start the preposition, the kinds of preposition. You can see on the board that it can be arranged or it can be classified into its 5 major groups. Here, preposition may be arranged into the following classes. Following classes क्या? Number 1 है simple preposition. Number 2 compound preposition. Number 3 double preposition, and number 4 participle preposition, and number 5 phrase preposition. तो इन पांचों की बात हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? सिंपल प्रीपोजिशन। आपको पहले स्टेप पे पढ़ना है। सिंपल प्रीपोजिशन की बात करें तो ये बताता है सिंगल प्रीपोजिशन, सिंगल वर्ड और वन वर्ड, वन वर्ड प्रीपोजिशन। वन वर्ड प्रीपोजिशन इज नोन एज सिंपल प्रीपोजिशन। वन वर्ड सिंपल प्रीपोजिशन। आज की क्लास में हम ये सिंपल प्रीपोजिशन की स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद कंपाउंड में चलेंगे। कंपाउंड मतलब, जब कंपाउंड मतलब होता है एक प्लस एक इक्वल टू 2। ये कंपाउंड मतलब दो वर्ड को आपस में कंबाइन करके जब एक साथ यूज करते हैं, दैट इज कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्लियर? अभी बताते हैं डबल प्रीपोजिशन वही है, इसमें कंपाउंड जोड़ते नहीं है लेकिन दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं। और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन आप समझते हैं, पार्टिसिपल आप ऑलरेडी पढ़ चुके, पार्टिसिपल का नाम आप ऑलरेडी सुन रहे हैं। जैसे ये वाला वर्ड है बेक, और इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं तब बनता है, ये क्या बनता है? बेकिंग। इसको पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। और पार्टिसिपल फॉर्म को एज अ प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और फिर फ्रेजल वर्ब होता है, कुछ फ्रेजल वर्ब होते हैं, उस फ्रेजल वर्ब को एज अ प्रीपोजिशन जब किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है तब उसको फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर है?
आगे और डिटेल में जानेंगे, इसको भी इतना जान लीजिए कि इसको कैसे कैसे पहचानते हैं, आगे और डिटेल में जानेंगे। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे सिंपल प्रीपोजिशन। लीड फोकस, लेट मी एक्सप्लेन यू एंड यू हैव टू लिसन टू बी वेरी केयरफुली। फोकस्ड करें पूरी तरह, कंसंट्रेशन, अपने माइंड को पूरी तरह से ओपन कर ले, काम को पूरी तरह से ओपन कर ले, एंड देयर इज नो एनी साउंड इनसाइड योर रूम व्हेनेवर यू आर लिसनिंग टू द वीडियो। जब आप ये वीडियो सुन रहे हो उस समय आपके आसपास कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई आवाज़ लगाने वाला नहीं हो, उस समय आप इसको सुना कीजिए आराम से, एकदम कंसंट्रेशन देखो, फुल कंसंट्रेशन। फुल कंसंट्रेशन की बात करें तो फुल कंसंट्रेशन कब क्या होता है, जब किसी काम में हम इतने मशगूल होते हैं, इतने मग्न होते हैं कि हमारी माँ किचन से आवाज़ लगाती रहती है और हमें सुनाई नहीं जाता है। और जब ऐसी घटना होती है तो समझ लीजिए आप जो काम कर रहे हैं उसमें फुल कंसंट्रेशन में है, और आपको यही करना है, फुल कंसंट्रेशन में आपको ये क्लास सुनना है। क्लियर? इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करें सिंपल प्रीपोजिशन को। और सिंपल प्रीपोजिशन में हम यूज करते हैं यूज ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन। और इस सिंपल प्रीपोजिशन का सबसे पहला इन और ऐड का यूज पढ़ते हैं। इन का यूज कैसे करते हैं, ऐड का यूज कैसे करते हैं, ये पढ़ेंगे सबसे पहले। अब जैसा कि आप इसका हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो आपको इन का मतलब भी में होता है और ऐड का मतलब में होता है, मतलब इन दोनों का हिंदी मीनिंग भी होता है में समझते हैं ना। पेन पॉकेट में है, मैं रूम में हूँ, आप घर में हैं। क्लियर? यही पढ़ना, समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे कि इन दोनों का मतलब होता है क्या, में, सेम मीनिंग, लेकिन दोनों का यूजेस क्या है, अलग अलग। अब इन दोनों के यूजेस को पढ़ेंगे तो यहाँ बताता है कि इन को यूज करते हैं लार्ज प्लेस के लिए और ऐड का यूज करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए। इन का यूज करते हैं लार्ज प्लेस के लिए, स्मॉल का यूज करते हैं, सॉरी, ऐड का यूज करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ आप ध्यान से देखिए। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आपका अगर एड्रेस पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, आइडिया नहीं, आप बता भी नहीं पाएंगे, हम सुन भी नहीं पाएंगे। आप बताएंगे भी तो हम सुन नहीं पाएंगे। चलिए हम अपने आत्मान से आइडिया लेते हैं। मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरा एग्जाम्पल कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं झावगंज पटना सिटी में रहता हूँ। कहाँ? झावगंज पटना सिटी में रहता है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि दो जगह का नाम है। कितने जगह का? दो जगह। एक में झावगंज और दूसरा पटना सिटी। ये भी एक प्लेस है और ये भी एक प्लेस है। ठीक है, तो आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं कि लार्ज के लिए इन लगाएंगे और स्मॉल के लिए है, तो अब डिसाइड कीजिए इन दोनों में से कौन सा लार्ज है, झावगंज लार्ज है या फिर पटना सिटी लार्ज है? कौन सा? पटना सिटी लार्ज है। ठीक है, पटना सिटी लार्ज है, ये क्लियर हो गया। तो लिखेंगे आई लीव, आई लीव एट झावगंज इन पटना सिटी। देख लीजिए सेंटेंस, देखिए, आई लीव एट झावगंज इन पटना सिटी। इन पटना सिटी, पटना इज अ बिग प्लेस, और झावगंज इज स्मॉल प्लेस। झावगंज स्मॉल प्लेस है। कब? जब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तब। इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तब पटना सिटी बड़ा हो जाता है और झावगंज छोटा हो जाता है, और बड़े के लिए इन करते हैं और छोटों के लिए ऐड करते हैं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? हाँ, ध्यान रखिए। बड़े के लिए ये है आपका, मान लिया इंडिया, ये आपका क्या है, इंडिया। मैप नहीं है, आई एम नॉट इंसल्टिंग द मैप ऑफ इंडिया, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू यू टू ऑब्जर्व यू और टू अंडरस्टैंड यू। ओके, और ये क्या है, इंडिया का मैप है मान लिया, और इंडिया के मैप में आप यहाँ रहते हैं बिहार में। ठीक है, यहाँ ये बिहार है। अब बताइए बिहार को जब हम नहीं देखें,
बिहार अगर सिंगल हो तो वो सिंगल, जैसे आई लिव इन बिहार, आई लिव इन बिहार सिंगल नाम है, सिंगल प्लेस है, तो इसका कंपैरिजन किसी और से हो ही नहीं रहा है। सिंगल प्लेस है इसलिए एन लगाया क्योंकि बिहार ये अपने आप में बड़ा है, बिहार अपने आप में बड़ा है। अगर मैं कहता कि मैं झावगंज में रहता हूँ, दूसरा कोई प्लेस नहीं होता, दूसरा कोई प्लेस नहीं होता, केवल झावगंज होता, तो आपको यहाँ इन लगाना होता, आई लिव इन झावगंज। झावगंज एक सिंगल एरिया है और ये भी थोड़ा सा अपने आप में बड़ा एरिया है। अब झावगंज की एरिया की, पार्टिकुलर एरिया की बात करें तो झावगंज के किस एरिया में रहते हैं, झावगंज के किस एरिया में रहेंगे, तो आप बोलेंगे कि मैं हर मंदिर गली, मान लिया कि आई लिव इन, यहाँ पे अगर दो एग्जाम्पल हो कि मैं झावगंज के हर मंदिर गली में रहता हूँ, तो झावगंज और हर मंदिर गली दो जगह हो गया, तो जो जगह, दो जगह में हर मंदिर गली छोटा है और झावगंज बड़ा है, तो हर मंदिर गली के लिए ऐट लगाएंगे और झावगंज के लिए इन लगाएंगे। क्लियर हो रहा है? लेकिन जब एक ही प्लेस की बात करेगा उस सेंटेंस में, पर्टिकुलर सेंटेंस में एक ही प्लेस का बात करेगा तो वह हमेशा इन लगाएंगे, हमेशा इन लगाएंगे, ऐट की जरूरत नहीं। हमेशा ध्यान रखेंगे जब दो प्लेस की बात एक सेंटेंस में करें तो बड़ा के लिए इन लगाएंगे और छोटा के लिए ऐट लगाएंगे। लेकिन एक ही प्लेस की बात करेगा तो वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अपने आप में बड़ा है। हर मंदिर गली की खाली बात करके मैं हर मंदिर गली में रहता हूँ, तो हर मंदिर गली अपने आप में एक ही प्लेस है और अपने आप में बड़ा है, इसलिए इन लगाएंगे। चलिए यहाँ चल रहे थे, यहाँ मैं यहाँ बता दिया। अब यहाँ ये जो इंडिया है ये अपने आप में बड़ा प्लेस है और उस बड़े प्लेस में बिहार एक छोटा सा प्लेस है। बिहार और इंडिया दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि आई लिव एट बिहार इन इंडिया, आई लिव एट बिहार इन इंडिया। देखिए दो प्लेस आ गया और इंडिया और बिहार, इसमें से कौन बड़ा? इंडिया बड़ा तो इन लगा दिया, बिहार छोटा इसलिए ऐट लगा दिया। अब इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ केवल बिहार है, दूसरा कोई जगह ही नहीं, तो बिहार अपने आप में बड़ा है इसलिए इन लगा दिया। अब बात करेंगे कि ये जो बिहार है, आप बिहार के पटना में रहते हैं, आप कह रहे थे बिहार के पटना में रहते हैं, तो बिहार अब बड़ा हो गया और पटना उसके मुकाबले छोटा हो गया। ठीक है, बिहार अब बड़ा हो गया और पटना उसके मुकाबले छोटा हो गया, तो लिखेंगे आई लिव एट पटना इन बिहार, आई लिव एट पटना इन बिहार। क्लियर हो रहा है? हो रहा है? वेरी गुड। अब इस इंडिया की छोड़ दें तो अगर आप पूरे होल वर्ल्ड की बात करें, पूरे होल वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? मान लिया आप जापान गए और वहाँ जापानी आदमी ने आपसे पूछ लिया कि फ्रॉम वेयर आर यू, आपसे पूछ लिया आप कहाँ से, आप क्या बोलेंगे? झावगंज से हैं। वो जापानी आदमी समझेगा झावगंज कहाँ है? नहीं समझ। या तो आप बताएंगे इंडिया से हूँ, इंडिया से ही बताएंगे, और इंडिया के कहाँ से हैं, उससे ज़्यादा डीप जाएंगे तो इंडिया के कहाँ से हैं, तो बोलेंगे बिहार से है। पटना भी नहीं जाने का, शायद पटना भी शायद नहीं जाने का, समझ रहे? चलिए ये एग्जाम्पल आप समझ लिए हैं, क्लियर है? यूज ऑफ इन और एट क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। अब इसके आगे वाले में चलते हैं। नेक्स्ट यूज ऑन, इन, एट, बाय। नेक्स्ट यूज में हम ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑन, इन, एट, बाय। तब आप कहेंगे कि इन पढ़ चुके हैं, एट पढ़ चुके हैं। वहाँ आपने जो पढ़ा इन अलग है, यहाँ जो आप पढ़ेंगे अलग है। डिफरेंस समझिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। वहाँ आपने इन और एट का यूज पढ़ा प्लेस के लिए, किसके लिए? प्लेस के लिए। अब यहाँ आप इन और एट का यूज पढ़ेंगे टाइम के लिए, फॉर टाइम। ये जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, चारों का चारों प्रीपोजिशन है और इन चारों प्रीपोजिशन के टाइम के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? टाइम। ठीक है, अब चले सबसे पहले यूज कर ले एट की। एट टाइम के लिए, किसके लिए? टाइम के लिए। एट इज यूज्ड फॉर अ सर्टेन टाइम, फॉर अ सर्टेन टाइम। सर्टेन या परफेक्ट कह लीजिए, परफेक्ट टाइम, सर्टेन टाइम या
परफेक्ट टाइम पे बोथ आर सेम। अब एग्जांपल लीजिए यहाँ पे, तो बताएगा आई वेक अप at 5 o'clock in the morning. ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, आप देखिए आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ पे दो प्रीपोजिशन आपको दिखते हैं, दो प्रीपोजिशन, एक ये है और एक ये है। इनका यूज आपने जो इसके पहले पढ़ा, थोड़ी देर पहले पढ़ा, इन किसके लिए? टाइम के लिए, टाइम के लिए, प्लेस के लिए। तो ये भी टाइम है। क्या है? मॉर्निंग एक टाइम है, टाइम, टाइम के लिए इन अभी नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाएंगे थोड़ा देर बाद जब इसको क्लियर करें। हमने आपको बताया कि एट को सर्टेन या परफेक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं एक सेंटेंस में। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपको 5 o'clock नजर आ रहा है, दिस इज अ परफेक्ट एंड अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। मतलब 5 बजे बोला गया है तो ठीक 5 बजे, ना 4:59 में और ना ही 5:01 में। बात समझ रहे? एकदम एग्जैक्ट 5 बजे, एग्जैक्ट 5 o'clock मैं उठ जाता हूँ या ये सब्जेक्ट उठ जाता है एकदम परफेक्ट टाइम में। तो ये होता है एट, ये होता है एट, सर्टेन है एकदम परफेक्ट टाइम में कि 5 बजे ही उठता है। मैं स्कूल 9 बजे जाता हूँ, परफेक्ट टाइम में 9 बजे ही जाता हूँ। मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, परफेक्ट टाइम में माय डियर आई स्लीप एट 10 o'clock। बात समझ? मैं 2 बजे अपना डिनर, 2 बजे मैं क्या करता हूँ? लंच ब्रेक, 2 बजे लंच ब्रेक करता हूँ। 2 बजे परफेक्ट और सर्टेन टाइम है, और फिर एट 2 PM लिखें। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर कह दिया कि आई वर्क फ्रॉम 5 hours, अब ये कह रहा है कि मैं 5 घंटों से काम करता हूँ, 5 घंटों से काम करता हूँ। तो ये से बता रहा है, क्या बता रहा है? से बता रहा है। लेकिन हमें यूज ऑफ एट और यूज ऑफ एंड करना है माय डियर, इन करना है। क्या करना था? हमें इन करना था, और इन को यूज करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इन का यूज जब टाइम के लिए करते हैं तो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, एक सीजन के लिए करते हैं, एक पर्टिकुलर डे के लिए करते हैं, एक पर्टिकुलर मंथ के लिए करते हैं, और एक पर्टिकुलर ईयर के लिए करते हैं। ध्यान रखें, आगे बताएंगे सब लिखकर, जैसे ये हमने लिखा वैसे हम बताएंगे। अब इस जो एग्जाम्पल हमने लिखे ये पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है आगे बताएंगे। यहाँ देखिए, इन लगा है मॉर्निंग के पहले, इन लगा है मॉर्निंग के पहले, और मॉर्निंग बेटा एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। एक परफेक्ट समय से लेकर, मतलब मान लिया जाए कि 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मॉर्निंग कहा जाता है। क्लियर? 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मॉर्निंग टाइम कहा जाता है। और ये 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम है, ये एक पीरियड है, ये एक ड्यूरेशन है। और एक पीरियड और एक ड्यूरेशन को के पहले हमेशा इन लगता है। क्या लगता है? हमेशा इन। और भी एग्जाम्पल से मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बने रहिए, फोकस रहिए। जैसे ये लिख रहा है स्टडी, अब पढ़ते हैं इन का यूज। इसका करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने बताया, क्या बताया था? पीरियड ऑफ टाइम।
नेम ऑफ सीजन, पीरियड ऑफ टाइम, नेम ऑफ सीजन, मंथ और ईयर। ये जो आपको दिख रहा है पीरियड ऑफ टाइम, नेम ऑफ सीजन, मंथ और ईयर, ये जब कभी भी कहीं सेंटेंस में आपको नजर आए तो आपको ये इन यूज करना है, इन यूज करना है। फिर से ध्यान रखिए, इसके पहले जो आपने एट पढ़ा है उसमें है पॉइंट ऑफ टाइम और यहाँ पर मैं आपको पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा था आई वॉक इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग। अब ये जो मॉर्निंग है ये है क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, और इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन यूज कर लिया। आई स्टडी इन नाइट, नाइट क्या है, पीरियड है, 6 घंटे का या 8 घंटे का या 10 घंटे का एक पीरियड है, उस पीरियड को नाइट कहते हैं। और इस पीरियड के अंदर क्या लिया, इन यूज किया। अब सीजन के लिए कैसे करेंगे, सीजन के लिए तो मैं कह दूं मैं अभी पटना में रहता हूं और मैं ठंड के मौसम में अपने गांव जाऊंगा, ठंड के मौसम में गांव जाऊंगा, ठंड के मौसम में आई विल गो टू माई विलेज इन विंटर, इन विंटर। देख लिए, ये है आपका सीजन विंटर, और विंटर के पहले इन लग गया, मतलब सीजन के नाम के पहले भी द लगा देना है। उसके बाद मंथ की बात कर ले तो मंथ जनवरी फरवरी होता है ना, 12 मंथ, उस 12 मंथ के पहले, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरा एग्जाम कब है, फरवरी में, तो माई एग्जाम्स विल बी टेकन इन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कोई भी कर सकते हैं। मेरा जन्म कब हुआ था, अक्टूबर में मान लिया जाए तो आई born in January, I born in February, I born in October, I born in December, whatever। बात समझ रहे हैं? गांधी जी का मृत्यु कब हुई थी, अक्टूबर में, तो गांधी जी डाइड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्लियर। अब ईयर की बात करेंगे, ईयर कब जन्मे थे आप, आपका जन्म किस ईस्वी में हुई थी, तो मेरा तो जन्म 1982 में हुआ था, मेरा पर्टिकुलर 1982 में हुई थी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869 में, है ना। तो ये जो ईयर है इसमें इन लगाते हैं। आई वॉज बॉर्न इन 1982। गांधी जी कब मरे, हमको नहीं याद, SST वाले आप लोग हैं, अच्छे पढ़ेंगे तो आप लोग याद हो, आई डोंट हैव रिमेंबर। बस इतना ही बताना है कि आपको ईयर कहीं भी दिख जाए